नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। भाजपा व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर सीएम के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। विष्णुदत्त को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सीबीआई जांच की मांग करता है भारतीय जनता पार्टी। सीबीआई जांच हो। राजस्थान पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई द्वारा आत्महत्या कर लेने के प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को अलग अलग सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि विष्णुदत्त कर्तव्यनिष्ठ तथा जांबाज पुलिस अधिकारी थे। इससे शक होता है कि वे आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि विष्णुदत्त आत्महत्या प्रकरण की जाँच सीबीआई से करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आए। इसके अलावा उन्होंने राजफेड द्वारा की जा रही जिंसों की समर्थन मूल्य की खरीद पर किसानों का भुगतान तुरंत करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खरीद एजेंसियों को एडवांस में भुगतान कर दिया गया है, मगर एजेंसियां किसान का भुगतान लटका रही हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर कहा कि चूरू जिले के राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त ने मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। कर्तव्यनिष्ठ तथा जांबाज पुलिस अधिकारी की ओर से आत्महत्या कर लेने के बाद प्रदेश के सभी वर्गों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या प्रकरण की जाँच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है कि दिवंगत इंस्पेक्टर के परिजनों व बिश्नोई समाज के साथ सर्व समाज के लोग मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र कड़वा, संदीप धुंधवाल, विनोद सियाग, राहुल जाखड़ सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मानगढ़ के जागरूक युवाओं ने आज कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को जो संवेदनशील होने का बात करते हैं उनको ज्ञापन प्रेषित किया है, जो खुद गृह मंत्रालय संभालते हैं। उनसे मांग करते हैं, जिस तरह सीआई ईमानदार विष्णुदत्त जी बिश्नोई ने आत्महत्या की है वो एक तौर से हत्या प्रतीत होती है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, तो हम मांग करते हैं इस पूरे घटनाक्रम की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए जो राज्य सरकार के अधीन ना हो। जिस तरह राज्य सरकार के अंदर सत्ता के अंदर बैठे अधिकारियों और राजनेताओं पर उंगलियां उठ रही है, तो निश्चित ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जांच निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है। इसके अंदर जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हनुमानगढ़ और पूरे प्रदेश का युवा चुप नहीं बैठने वाला है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो संवेदनशीलता का परिचय दें और नैतिकता के तौर पर गृह मंत्री जी को अपना गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। अगर इस तरह ईमानदार ऑफिसर अगर आत्महत्या करते रहे तो पुलिस का इकबाल राजस्थान के अंदर खत्म हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को जरिए कलेक्टर साहब के मार्फत एक ज्ञापन दिया कि जो राजगढ़ चूरू जिले के राजगढ़ में जो सीआई विष्णुदत्त जी ने आत्महत्या की है, तो उसमें आमजन में आक्रोश है, संदेह है कि भाई एक जानबाज एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर था, इस तरह आत्महत्या नहीं कर सकता। उसकी जांच, मौत की जांच का खुलासा होना चाहिए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की जांच की मांग करती है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि वो सीबीआई जांच कराए। और दूसरा, हमने जो किसानों की जिन्स सरसों और चना जो राज्य सरकार खरीद रही है उसका अविलंब भुगतान हो, 15-15 दिन से भुगतान नहीं हो रहा, जबकि केंद्र सरकार ने पूरा पैसा राज्य सरकार को, राजफेड को अग्रिम भुगतान दे दिया है। ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए इस राज्य सरकार को, राजफेड को दे दिए। लेकिन जहां मेरी जानकारी में जो बात आई है कि एक्सिस बैंक जिसमें इसका पैसा जमा होता है वो सारा एक्सिस बैंक पैसा ले बैठा है और किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। किसानों को पिछली रबी की फसल के भी कटाई मजदूरी का भुगतान करना है और आगामी फसल के भी लिए डीजल खाद बीज की आवश्यकता है, तो इसमें किसान बहुत परेशानी में, तो उसके लिए भी हमने पत्र लिखा है। तो उसमें पत्र में मांग की है। और एक जो मुख्य आज के दिन हमारे सामने समस्या आ रही है कि टिड्डी दल का भारी प्रकोप इस जिले में टिड्डी दल प्रवेश कर चुका है और किसानों को भारी नुकसान की आशंका। इसमें कलेक्टर साहब से और सरकार से आग्रह किया है कि पूरे प्रशासन को, कृषि विभाग को जांच बंद कर किसानों को नुकसान से बचाया जाए। राजस्थान जीप कार टैक्सी एकता यूनियन के सदस्यों ने कलेक्टर व स्थानीय विधायक को ज्ञापन सौंपकर इंटर डिस्ट्रिक्ट वाहन ले जाने वाले चालकों को पार्ट टाइम न करने की मांग की है।
वाहन चालकों को क्वारंटाइन न करने की मांग को लेकर बुधवार को राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी एकता यूनियन सदस्यों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार संपूर्ण देश में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान 2 माह से भी अधिक समय से लॉकडाउन जारी है। इसके चलते सभी वाहन चालक अपने घरों में ही रहे। 16 मई को राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बिना किसी पास के वाहन चलाने की अनुमति दी गई है, परंतु मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन दूसरे जिले से जाकर आ रहे वाहन चालकों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के लिए पाबंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह है पूर्णतः गलत है। अध्यक्ष ताहिर हुसैन ने बताया कि वाहन चालक जो एक दिन वाहन चला कर आता है उसे तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वाहन चालक इस मुश्किल दौर में अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करने में अपने आप को बेबस व लाचार महसूस कर रहा है, जबकि एम्बुलेंस चालक, ट्रक चालक, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, रोडवेज कर्मी आदि वाहन चालक की तरह क्वारंटाइन किए जाने की कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने वाहन चालकों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए बार-बार क्वारंटाइन किए जाने से निजात दिलाए जाने की मांग की है। इस दौरान नरेश कुमार, महेंद्र कुमार, संदीप कुमार, तुर्बन सिंह सहित अन्य वाहन चालक मौजूद थे। हम आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो भी ड्राइवर भाई गाड़ी लेके शहर से बाहर अदर जिले में या अदर स्टेट में जाते हैं, उन भाइयों को आते ही 14 दिन के लिए यहाँ क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो ड्राइवर भाइयों को क्वारंटाइन जाए, अगर ड्राइवर भाइयों को क्वारंटाइन किया जाएगा तो फिर ड्राइवर भाइयों का घर कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आते ही सभी ड्राइवर भाई अपनी गाड़ियों पे ही निर्भर हैं और वही जब 14 दिन के लिए खड़ी कर देंगे तो ड्राइवर भाइयों का घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी जो ये मांग है इसे सुने और ड्राइवर भाइयों को क्वारंटाइन ना किया जाए। कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे, बाकी ड्राइवर भाइयों को क्वारंटाइन नहीं किया जाने की परमिशन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के पदाधिकारियों ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से जंक्शन स्थित आदर्श बाल निकुंज उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्जित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिला स्तरीय कार्यक्रम व क्रियान्वयन समिति में राज्य सरकार की ओर से मनोनीत सह संयोजक तरुण विजय ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर जिले भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ भारत के नवनिर्माण लोकतंत्र को स्थापित करने में उसे मजबूत बनाने में पंडित नेहरू ने जो भूमिका निभाई उसके लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि नेहरू एक महान लेखक, इतिहासकार, विराट व्यक्तित्व के धनी थे। भारत को एक मजबूत आर्थिक आधार व विशाल लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू वास्तव में आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और समझ से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई व भारत की मजबूत आधारशिला में नींव का पत्थर साबित हुई। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू भारत में एक मजबूत व स्वतंत्र लोकतंत्र के संस्थापक थे। वे प्रेस की आजादी के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी थी। इस मौके पर पार्षद गुरदीप चहल, दारा सिंह, गुरप्रीत सिंह, आशीष विजय, अश्विनी पारिक, ओम प्रकाश गहरा, बद्री प्रसाद सिंहवार, रोहित अग्रवाल, मनोज सोनी, मोहित सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। तिथि के मौके पर आदर्श बाल निकुंज के अंदर हमारे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वाधान में आदि सभी ने नेहरू जी को याद किया और नेहरू जी के किए हुए योगदान को आगे प्रचार करने के लिए महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वाधान में पूरे ब्लॉकों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और नेहरू जी को याद किया। अखिल भारतीय किसान सभा मक्कासर के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर किसानों व श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है। गरीबों को मुक्त राशन दो, राशन दो, राशन दो। गरीबों को मुक्त राशन दो, राशन दो, राशन दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों व मजदूरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा मक्कासर के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को ग्राम पंचायत मक्कासर के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन ग्राम सचिव को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते 22 मार्च से लॉकडाउन में केंद्र व राज्य सरकार के नियमों की पालना करते हुए आमजन ने सहयोग किया और अपने अपने घरों में रहे। इस कारण सभी कामकाज ठप रहे। लॉकडाउन में जनता को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। सभी कार्यकर्ताओं ने ट्यूबवेल व घरेलू विद्युत कनेक्शनों के 6 माह के विद्युत बिल माफ करने, हर गरीब परिवार को 7500 रूपए
प्रति माह आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने व मुफ्त राशन देने, मनरेगा में 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी के साथ 365 दिन काम करने, किसानों की संपूर्ण पैदावार की लाभकारी मूल्य पर खरीद शुरू करने, मनरेगा को खेती से जोड़कर व्यापक स्तर पर कार्य करने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, बुजुर्ग विधवा विकलांगों की रुकी हुई पेंशन जल्दी शुरू करने सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग की। इस मौके पर ओम स्वामी, अरविंद दादरवाल, भूपेंद्र दादरवाल, मदन लाल, उत्तम सिंह, कृष्णलाल, लखवीर सिंह, मलकीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय किसान सभा व समन्वय समिति द्वारा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन द्वारा ऑल राजस्थान में ये प्रोग्राम तय किया गया है कि गरीबों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान राजस्थान की जनता ने लॉकडाउन का पालन करते हुए और बड़ी संजीदगी से लॉकडाउन का पालन किया। उसके दौरान काम धंधे ठप रहे और काम धंधे ठप रहने के दौरान जनता की जो आर्थिक हालत है वो खराब हो गई है। अतः अखिल भारतीय किसान सभा का और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का ये कहना है कि अगर सरकार किसानों और मजदूरों की मांगों पर गौर नहीं करेगी जो ज्ञापन में दी गई है, एक तो 6 महीनों के बिल माफ़ किए जाए, बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाए, EMI माफ़ की जाए और जो किसानों का ब्याज है, KCC का ब्याज है वो माफ़ किया जाए, तमाम किसानों की मजदूरों को राशन फ्री में दिया जाए, 7,500 रुपये मासिक दिए जाए और मनरेगा को खेती से जोड़कर 400 रुपये पर डे के हिसाब से 365 दिन काम दे मनरेगा के मजदूरों को, ताकि व्यापक स्तर पर अगर मनरेगा के मजदूरों का काम शुरू होगा तो ग्राम लेवल पर कोरोना महामारी के दौरान मजदूरों और किसानों में खुशहाली रहेगी और काम भी रहेगा। इसलिए हमारा सरकार से ये कहना है, अगर सरकार ये तमाम मांगे पूरी नहीं करेगी तो अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जो दिशा निर्देश जारी करेगी उसी के अनुरूप आगे आंदोलन तेज करेगी। ग्राम पंचायत सहारणी के ग्रामीणों में जाट भवन प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की CBI जांच करवाने की मांग की है। ग्राम पंचायत सहारणी के ग्रामीणों ने पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या प्रकरण की CBI जांच करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चूरू के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण में कथित रूप से षड्यंत्रकारी राजनेताओं का हाथ था। CBI जांच में अनेकों पहलू उजागर हो सकते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जांबाज ऑफिसर थे। वे हमेशा आमजन व कानून के प्रति जवाबदार रहे। कानूनी रूप से आमजन के प्रति न्याय व सभी वर्गों में सामंजस्य रखना उनकी सेवा की प्राथमिकता थी। वे जिस भी थाना क्षेत्र में रहे, जन सहभागिता से विकास कार्य करवाकर आमजन में कानून के प्रति विश्वास कायम करना उनका उसूल था। इतनी सुलझी हुई छवि होने के कारण वे इस तरह आत्महत्या का कदम नहीं उठा सकते थे। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए प्रदेश सरकार से पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की CBI जांच करवाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी प्रकार जंक्शन की जाट भवन प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की CBI जांच करवाने की मांग करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। जाट भवन प्रबंधक कमेटी पदाधिकारियों ने बताया कि पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के इंसान थे। उनका आत्महत्या करना उनके जानने वालों को शताब्दा में डाल रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों में समाज उनके परिवार के साथ है। ज्ञापन के जरिए राज्य सरकार से विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की CBI जाँच करवाने की मांग की गई है। हमारे जी जो विष्णु जी ने किसी दबाववश आत्महत्या जो की है उसके में हमने यहाँ ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम से। उनकी CBI जांच होनी चाहिए ताकि उनको सही न्याय मिल सके उस कार्य को, इसलिए आज ज्ञापन सौंपा कलेक्टर साहब को। विष्णुदत्त जी की जो फांसी लगाई है उस मामले में न्यायिक जांच CBI जांच के लिए वो ज्ञापन है। से हमारी मांग ये है कि CBI जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। हम आज ग्राम पंचायत गिलवाला सहारणी की ओर से या विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण की CBI जांच की मांग लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और हमने ये मांग की है जिला कलेक्टर महोदय से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें यह मांग हमने की है कि अगर इस मामले की पूरे मामले की जांच आत्महत्या प्रकरण मामले की जांच CBI से कराई जाए। विष्णुदत्त बिश्नोई जैसे आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता। इसमें कोई गहरी राजनीतिक साजिश है, उस राजनीतिक साजिश की जांच कराने के लिए स्थानीय एजेंसी से जांच कराई जाए जिसमें न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि यहाँ के राजनेताओं का, यहाँ अफसरों का, जिन जिन के लोगों की भूमिका है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और CI साहब को न्याय मिल सके। इसी के लिए हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल तक करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोरोना काल में मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है, लेकिन इस्तेमाल के साथ साथ रेस्पिरेटरी व सामान्य मास्क में क्या अंतर है, इसको लेकर देखिए हमारे चैनल डेली लाइफ की विशेष रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सबसे बड़ा हथियार सैनिटाइजर और मास्क है। देश भर में मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। बाजार में अलग अलग तरह के मास्क उपलब्ध हैं, जिनकी क्षमताएं भी अलग अलग हैं। देश भर में मास्क के इस्तेमाल की अनिवार्यता के चलते सरकार द्वारा जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, उन्हें गमछे के इस्तेमाल के लिए पाबंद किया गया है। कोरोना के शुरुआती चरण में देश में रेस्पिरेटरी मास्क N95 मास्क की भारी कमी देखने को मिली थी। उल्लेखनीय है कि रेस्पिरेटरी मास्क विषाणुओं को रोकने में सामान्य मास्क की तुलना में अधिक कारगर साबित होते हैं। कोरोना काल में देश भर में सूती कपड़े से बने मास्क का प्रचलन काफी अधिक देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में चिकित्सकों का कहना है कि मास्क की क्षमता उसके मटेरियल पर निर्भर करती है। N95 मास्क में नॉन वुलन पॉलीप्रोपिलीन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। इस मटेरियल में विषाणुओं को रोकने की क्षमता सामान्य कपड़े से कहीं ज्यादा होती है। चिकित्सकों ने बताया कि सूती कपड़े से बने मास्क जो बाजार में उपलब्ध हैं, वे यहाँ 30 से 35% विषाणु को रोकने का काम करते हैं। वहीं एक सामान्य रेस्पिरेटरी मास्क या सर्जिकल मास्क जो बाजारों में 5 से 10 रुपए में मिल जाता है, वे विषाणु को रोकने में 70 से 90% अधिक कारगर होते हैं। सूती कपड़े के मास्क जो बाजार में उपलब्ध हैं, यदि उन्हें ट्रिपल लेयर में बनाया जाए तो वे 68% विषाणु को रोकने का काम करते हैं। उल्लेखनीय है कि सूती कपड़े से बना मास्क पहनने पर नाक के ऊपर वाले हिस्से के नजदीक रिक्त स्थान बन जाता है, जहाँ से विषाणु के प्रवेश की आशंका बनी रहती है। वहीं रेस्पिरेटरी मास्क में लगी स्टील की एक पतली पट्टी नाक के आकार के अनुरूप मास्क को एडजस्ट करने का काम करती है। डेली लाइफ चैनल आमजन से अपील करता है कि मास्क को लेकर फैली भ्रांतियों पर यकीन न करें और जो भी आपको मिले उससे अपना मुंह आवश्यक रूप से ढकें। चिकित्सक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को N95 मास्क के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर डबल लेयर से बने सूती कपड़े के मास्क का इस्तेमाल करें। संक्रमण से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें व संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। समय में अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो जो मार्केट में जो चल रहा है रेस्पिरेटरी जो है, उसमें 3 तरीके के आ रहे हैं। N95 आ रहा है, 99 आ रहा है, N100 आ रहा है। तो इसमें क्या है कि रेस्पिरेटरी से तो क्या है कि उसके ऊपर जो नोज पिन होती है वो काफ़ी क्लोज कर देती है। मतलब हर एक के जो नाक की शेप है वो अलग अलग है, किसी की चपटी है, किसी की चौड़ी नाक है, किसी की लंबी नाक है। तो अकॉर्डिंग टू उसकी जो लोहे की जो पट्टी होती है, स्टील की जो पट्टी होती है, उसको लगाने के बाद में आप उसको फिक्स कर लेते हो। तो जो बाहर की जो बैक्टीरिया या जर्म्स है वो आपके सांस के द्वारा अंदर नहीं जाते हैं। जो ये दूसरे मास्क आ रहे हैं, जो कपड़े के मास्क जो आजकल लोग जो पहन रहे हैं, उसमें क्या है कि ये एक स्पेस रहता है, क्लोज स्पेस रहता है आपके नाक के पास में, तो उससे एयर जो है वो बड़ी आसानी से आपके अंदर चली जाती है। तो वो लगाना थोड़ा अलग है। उसकी जो प्रोटेक्शन है 3 लेयर मास्क वो 68% है। N95 में तो क्या होता है 5 लेयर या 6 लेयर का मटेरियल होता है उसमें, नॉन वोवन। और उसी के अंदर अगर आप फिल्टर मास्क की बात करें तो एक एयर फिल्टर उसमें लगा होता है, जिसमें कार्बन फिल्टर होता है। वो जो कार्ट्रिज होती है वो अपने पहले इंडिया में इंपोर्ट होती थी। अभी तो कई कंपनीज बना रही हैं, मार्केट में कुछ ब्रांड चल भी रहे हैं और कई सस्ते भी चल रहे हैं। तो अलग अलग तरह के अलग अलग क्वालिटी के आ रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट है जिसको लोग आराम से पहन सकते हैं वो मेरे ख्याल से 3 प्लाई मास्क है, जो आज के दिन मार्केट में आपको 5 रुपये 6 रुपये में मिल जाएगा बड़ी आसानी से। नहीं, अगर सही कंपनी का आप पहन रहे हो और इथिकल वे में किसी आदमी ने बनाया है, जो आजकल अपने देख रहे हैं हर एक आदमी ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, वो उसको बना रहा है। तो जिस बंदे को जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है, अगर वो बनाएगा तो नुकसान ही करेगा। इसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो काफ़ी मतलब उस पर डिपेंड करता है कि ईजी ब्रीथिंग हो आपको, है ना। जैसे 20 GSM की 3 लेयर का आप पहन रहे हो, ISO सर्टिफाइड मटेरियल है उसके अंदर, आप लगाओ ना, कहाँ दिक्कत आ रही है उसमें।
सामान्य कपड़े वाला मास्क है वो ये कि सफिशिएंट है इस वायरस को करने के लिए, पर मरीज कोई पॉजिटिव मरीज है उसके कांटेक्ट में आए उसके लिए हम लोग कहते हैं कि 95 मास्क होता है जो रेस्पिरेटरी के साथ मिलता है उसको एडवाइस किया जाता है। बाकी जो सर्जिकल मास्क है तो ये मास्क के बचाव के लिए ये भी इनफ होता है सामान्य पब्लिक के लिए, हमारे जो ओपीडी में मरीजों के टच में नहीं आते इस सब के लिए, और जो डॉक्टर आ रहे हैं मरीजों के टच में उनके लिए रेस्पिरेटरी वाला 95 मास्क यूज किया। काफ़ी इसमें है क्योंकि वायरस है वो इसमें बताते हैं कि जो डबल लेयर मास्क होता है जो कपड़े का भी है या फिर सर्जिकल मास्क है वो रोक सकता है। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद से ही शहर में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आमजन की गंभीरता काफी कम नजर आ रही है। कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद भी लोग मनमर्जियां करते साफ देखे जा सकते हैं। पैसा निकलवाने के लिए बैंकों के सामने लगी लंबी कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जहां सरकार की कठोर गाइडेंस है, वहीं लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को ही भुला दिया है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने पर जुर्माने का दंड निर्धारित किया है, लेकिन इसके बावजूद बैंकों के बाहर लाइनों में लगे लोग इन नियमों की धज्जियां उड़ाते साफ नजर आते हैं। टाउन धानमंडी में बैंक के सामने लगी कतार परिस्थितियों के मद्देनजर एक भयावह दृश्य दिखाती है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले सरकारों की चिंता बढ़ा रहे हैं, वहीं आमजन लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद नियमों की पालना को लेकर लापरवाह हो गया है। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि उनके द्वारा बार बार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हवाला देने के बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। यदि किसी को नियमों की पालना के लिए पाबंद किया जाता है तो वे बात को अनसुना कर टाल देते हैं, जबकि बैंक के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नियमों पर ध्यान दिया जा रहा है। कई बैंकों के बाहर गार्ड की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोग साफ तौर पर लापरवाही और मनमर्जी करते देखे जा सकते हैं। 9 बजे हॉस्पिटल से आए हैं, उधर में बैठे हैं, अपने आप बैठे हैं, खड़े हो उन्होंने पता नहीं पता। कोशिश कर रहे हैं जितनी मैक्सिमम रह सकती है, तो उसके लिए हम बार बार लोगों को बोलते हैं, काफ़ी बार बोलते हैं, खुद बार जाके बातचीत भी करवाते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या दिक्कत आती है, जैसे हम अंदर आते हैं लोग फिर आगे इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसके लिए अलग हमने बैरिकेड्स भी लगवाए हैं। अब अलग से एक लड़का भी मेंटेन कर रखा है जो सबको सैनिटाइज करवा रहा है, पूरे अपने स्टाफ को मास्क दे रखे हैं, तो सीट दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। अब दिक्कत क्या है कि अब लोग एजुकेटेड नहीं है। अब इनकी दिक्कत क्या है, जितना आप बोल रहे हैं 5 मिनट अब आप भी मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ चार्ज करवाता हूँ, आप बोल के कर दो, नहीं मानेंगे। तो दिक्कत क्या है, हमारे जो मैक्सिमम अकाउंट है इन बस्तियों में जो अनपढ़ लोग हैं, अब इनको समझाना सफल है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। गाइडलाइन ये है कि आप इनको अंदर 3 या 4 लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे, बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आएगा, जो भी हाथ सैनिटाइज होते हैं, और जो बाहर जितने भी लोग हैं वो अपने उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। उसके रिगार्डिंग हमने सर्कल बनवा रखे हैं, सर्कल में उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं। गार्ड हमने कि देखो लड़का टेम्परेरी इसीलिए रखा इसी काम के लिए, इनका बाउचर भरने के लिए। गार्ड हमने पहले एक बार मेंटेन किया तो उसके रिगार्डिंग लिखा भी हुआ है, 2-3 बार हमने प्रशासन को लेटर भी लिखा। तो बीच में जब पुलिस आती है, लोग होता है, इस टाइम खड़े रहते हैं, नहीं कर सकते पर अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे पास भी लिमिटेड मैन पावर है। अब जैसे बाहर की चीज़ क्या कि अब हम बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करें लोगों, हमारे पास क्या राइट्स है जिसकी वजह से हम उनको डांटें या कुछ करें, हम बोल सकते हैं दूर खड़े हुए। अब इसके अलावा देखो हम लोगों अभी चलो आपको 5 मिनट में लोग सुनने को तैयार नहीं है, तो इनके लोगों को इस बारे में खुद अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि मैं चीज़ बोल सकता हूँ, देखो मैंने बैरिकेड्स लगा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। अब किस को कितनी देर बोलो, मैं 5 मिनट 10 मिनट खड़ा हो सकता हूँ, 1 घंटे खड़ा सकता हूँ, बाहर खड़ा हूँ तो अंदर के काम लोग सफल होते हैं। यातायात पुलिस ने टाउन मुख्य बाजार में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले व मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान काटे। यातायात पुलिस ने बुधवार को टाउन के मुख्य बाजार में नाकाबंदी कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। इस दौरान पुलिस ने मास्क पहनने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी लोगों से समझाइश की। पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन लोग बाजार में और मुख्य हाईवे पर निजी वाहनों को दी गई छूट का नाजायज फायदा उठाते देखे जा सकते हैं। दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति को बैठने की इजाजत दी गई है, लेकिन बाजार में दोपहिया वाहन पर 2 से कम लोग बाइक पर नजर नहीं आते। एक और सरकार कोरोना से जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ लोग नियमों को ताक पर रखते हुए मनमानियां करते साफ देखे जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें महामारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। बुधवार को नाकाबंदी के दौरान हेलमेट व मास्क नहीं पहनने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, जिनमें बगैर हेलमेट बाइक चल रहे हैं उनके चालान कर रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट है उनको सीज भी कर रहे हैं, और सभी प्रकार की और भी जानकारी दे रहे हैं कि भी हेलमेट लगाएं। हेलमेट की समझाइश हो रही है और लॉकडाउन की पालना भी की जा रही है। हाँ, इनको हम समझाइश कर रहे हैं और लॉकडाउन की पालना करवा रहे हैं। अब भाई कम से कम निकलें, पैदल निकलें, मास्क लगा कर निकलें, और बेवजह बाइक
न चलाएं, ये सब इनको गाइड कर रहे हैं। वो एक में बगैर हेलमेट है उसका कर रहे हैं, जिसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं उसका कर रहे हैं, और बाकी मास्क नहीं लगा रखा उसको समझाइश कर रहे हैं। पत्र जारी है, अधिकारियोयों के आदेश है, उनकी पालना की जा रही है और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। राजी चौक पे लगा रखे हैं, एसपीटी पास में है, ये लोगों की ज़्यादा भीड़ है, यहाँ वाहन ज़्यादा आते हैं और बेवजह से चलाते हैं, इसलिए उनकी कार्रवाई की जा रही है। भाई हम तो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन की पालना करें, घरों में रहें, कम से कम निकलें, अति आवश्यक काम हो तब ही निकलें, पैदल निकलें और वाहन कृपया बाजार में न लाएं। भीषण गर्मी को देखते हुए दमकल विभाग ने बुधवार को टाउन व जंक्शन में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। बुधवार को पारा बढ़ने के साथ वातावरण में तपिश बनी रही। लू के थपेड़ों से आमजन का जीना मुहाल हो गया। प्रदेश में लू ताप को लेकर जारी अलर्ट के चलते प्रशासन द्वारा मौसमी बीमारियों को रोकने व लू के असर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अग्निशमक विभाग ने बुधवार को टाउन व जंक्शन में सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। हालांकि पानी के छिड़काव के बावजूद कोई बड़ी राहत नहीं मिली, लेकिन कुछ देर के लिए लोगों ने राहत महसूस की। नगर परिषद के निर्देशों के बाद सुबह टाउन मुख्य बाजार व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फायर ब्रिगेड द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। भीषण गर्मी व तापमान में बढ़ोतरी के मद्देनजर बिजली, पानी व मौसमी बीमारियों को लेकर हुई प्रशासनिक बैठक में नगर परिषद को शहर में पानी के छिड़काव के निर्देश दिए गए थे। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बताया कि टाउन व जंक्शन मुख्य बाजार में पानी का छिड़काव करवाया गया है। गर्मी को देखते हुए प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाता रहेगा। शहर में पेयजल आपूर्ति को लेकर भी अग्निशमक विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है। आज हनुमानगढ़ नगर पालिका द्वारा लू के मौसम को देखते हुए दमकल द्वारा बाजार में पानी का छिड़काव करवाया गया है। इससे काफ़ी राहत मिलेगी। अभी जो समय चल रहा है उसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा और लू करीब 48 से 50 के करीब टेम्परेचर है। लू को देखते हुए जो रेड अलर्ट जारी किया है, इसके अंदर ये नगर पालिका कार्य काफ़ी सराहनीय है। ऐसा है कि गर्मी के सीजन को देखते हुए हमारे कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब का ये आदेश है कि शहर के अंदर पानी छिड़काते थे ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। इस वजह से हमने भगत सिंह चौक जंक्शन और हिसारिया मार्केट के आसपास जितने भी एरिया है उसमें पानी छिड़का रहे हैं ताकि लोगों को जो ये तापमान 45-46 के आसपास है, लोगों को इसमें राहत मिल सके। और लोगों से भी हम ये अपील करते हैं कि बिना किसी वजह से घर से ना निकले, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और गर्मी की अधिकता है। फिर भी निकले तो तौलिया वगैरह जो भी है गर्मी का इंतजाम करके निकले। और हमारी तरफ से पूरे प्रयास है कि इस गर्मी के सीजन में जहाँ कहीं भी पानी की आवश्यकता है और है, पेयजल भी है तो वो भी उपलब्ध कराएंगे कहीं ऐसी दिक्कत आई तो। इसके अलावा पानी रहेंगे तब तक ये गर्मी का टेम्परेचर जो तापमान जो चल रहा है ये अनुकूल ना आ जाए तब तक अपने इसी तरह छिड़काव चलता रहेगा और शहर को राहत दिलाते रहेंगे। और आमजन जो भी हमसे अपेक्षा करती है हम उसमें पूरा खरा उतरेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।